ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो संपादकीय पाठ है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिल जाती है। एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से आप लोगों को मिलती है। देखिए, काला जो ब्लैक पत्र आप देखते हैं कि एक तरह से कांग्रेस सरकार लाई थी, श्वेत पत्र आप देखते हैं कि बीजेपी लाई हुई थी, तो उसी पर लिखा जा रहा है। तो भविष्य की ओर कांग्रेस, एक कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने का चाहे जितना दम भरे, सच यह है कि वह तो अपना दम कम दिखा पा रही है और ना ही आईएनडीआई का। एक तरह से आप देखते हैं कि पूरी बातें हो रही है राजनीति पर। और अगर अब राजनीति के आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि इसमें सब ऐसी ही बातें हो रही हैं। ये तो रिजल्ट ही बताएगा कौन किसे टक्कर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो इतना सोचना नहीं है इस पर, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों को एक सब बात जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और जो गठबंधन बना हुआ था इंडिया, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वो भी निकल चुके हैं, जयंत चौधरी भी निकल चुके हैं। और आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अलग चल ही रही है, ममता बनर्जी अलग चल ही रहे हैं और अखिलेश यादव अलग चल ही रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस है, जो इससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है और बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार आराम से बना लेगी। कब? 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लोकतंत्र के साथ प्रयोग की गाथा, ये हास्य व्यंग है। विपक्षी गठबंधन से कुछ आस बंधी थी पर वह भी बिखर रहा है। दलों में गठबंधन से बाहर होने की होड़ सी लगी हुई है। अगर आप लोगों को पढ़ना है, दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। 2 से 303 लोकसभा सीटों तक भाजपा की यात्रा। याद देखिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। 1984 में इसे 2 सीटें मिली थी, फिर 1989 में 85 सीटें, 1991 में 120 सीटें, 1996 में 161 सीटें, 1998 में 182 सीटें, 1999 में 182 सीटें, 2004 में 138 सीटें, 2009 में 116 सीटें और 2014 में 282 सीटें। 2019 में आप देखेंगे 303 सीटें मिली थी। तो मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से आप लोग मोटिवेशन सीख सकते हैं कि देखिए किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ता गया। राम का आचरण। श्री राम और रावण त्रेता युग के दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भिन्न भिन्न दो प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि थे। रावण सोने की लंका में रहता था और अनेक सुंदरियों उसके रनिवास को सुशोभित करती थी। कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे अजय योद्धा उसके लिए प्राण देने को तत्पर रहते थे। वह स्वयं भी वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। मृत्यु उसके इशारे पर काम करती थी। वह भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उनको प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ से ही वह अपने सिर काट कर उनको अर्पित कर देता था। इतने पर भी उसे ना तो तृप्ति थी और ना ही उसके, आप देखते हैं कि चित्त में शांति। इसलिए प्रयाग निर्बल राजाओं का वह न केवल धन लूटता था अपितु उनकी सुंदर स्त्रियों का हरण करके उन्हें अपने विलास गृह में डाल लेता था। वह कुबेर से उनका पुष्पक विमान बलात् छीन लाया था और जगत जननी महारानी सीता का हरण करके तो उसने सभी प्रकार की नैतिक मर्यादा तोड़ दी थी। एक तरफ आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरी तरफ मर्यादा नहीं है। और इसके विपरीत भगवान श्री राम ने अपनी श्रेष्ठता के अधिकार को त्याग कर अपनी माता और पिता की इच्छा का सम्मान कर 14 वर्ष के लिए वन में रहना स्वीकार किया था। और नीति के विपरीत चलने वाले बाली और रावण का वध करने के बाद भी उनके राज्य का लोभ ना कर श्री राम ने उनके भाइयों को ही उनका राज्य लौटा दिया और उनके बन जाने पर भरत राज्य करेंगे। यह जानकर श्री राम ने कहा था कि भरत यदि राज्य करते हैं तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। रावण के आचरण के विपरीत उन्होंने कभी भी विजित राजाओं की स्त्रियों की ओर नहीं देखा और उनकी तो यह उद्घोषणा थी कि सपने में भी उनका मन पर स्त्री की ओर न जाए, परिस्थिति दूसरी की स्त्री। उनके ऐसे ही आचरण को देखकर जहाँ उन्हें उन पर ब्रह्मा परमात्मा कहा जाता है,
वहीं वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, जिनके आचरण का अनुकरण कर कोई भी धन्य भागी हो सकता है। लेकिन आप देखें, सब बातें करते हैं राम की, लेकिन सीखता कौन है उनसे कुछ। सीए पर अमल, तो इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए अब अमल में आएगा, क्योंकि जनवरी 2020 में राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था। 4 वर्ष का देरी के बाद यह प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है, क्योंकि गत दिवस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले इस कानून के नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। अच्छा होता कि यह काम और पहले कर दिया जाता, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक जान बचाकर भारत आने में सफल रहे, वे यहाँ की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं और उनकी संख्या अच्छी खासी है। वे अल्पसंख्यक होने के कारण ही इन तीनों देशों में प्रताड़ित किए गए हैं। उनके पास प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। 2019 में नागरिकता कानून में जैसे संशोधन किए गए, वैसे संशोधन करने की मांग एक समय कांग्रेस और कुछ और दल के नेताओं ने भी की थी, लेकिन जब वांछित संशोधन कर दिए गए तो विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। इन दलों ने लोगों और विशेष रूप से मुसलमानों को बरगलाने एवं उकसाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, और इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिकता संशोधन कानून के बेजा विरोध में देश में जगह जगह उपद्रव किया गया। और यह उपद्रव इसके बाद भी किया गया कि नागरिकता संशोधन कानून का देश के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। यह तो नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। और इसके बाद भी यह शरारत भरा दुष्प्रचार किया गया कि यह कानून लागू हुआ तो मुसलमानों को देश की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और इस खतरनाक दुष्प्रचार में विरोधी दलों के नेताओं के साथ मोदी सरकार के अन्य विरोधी बुद्धिजीवी भी शामिल थे। अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन कानून के नियम तय करके उन्हें अधिसूचित करने जा रहा है, तो फिर उसे लोगों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा। और ये तत्व फिर से मुस्लिम समाज को बरगलाकर उसे सड़क पर उतारने का काम कर सकते हैं। ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि वे एक तरह से मानवता के शत्रु ही हैं। और इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम ऐसे बनाए जाएं जिनसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 के बाद भी भारत आए लोगों को राहत मिल सके। और इस कट ऑफ डेट में बदलाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बीते एक दशक में जहां अफगानिस्तान हिंदुओं एवं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है, वहीं बांग्लादेश और आप देखिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना का सिलसिला और तेज हुआ है। वास्तव में इन दोनों देशों में अल्पसंख्यकों का कोई भविष्य नहीं है। उन्हें या तो आप देखिए ना चाहते हुए मतांतरित होना होगा, अथवा वहाँ से भागना होगा, या फिर मरना होगा। बिना लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बिहार में किस तरह ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं, पटना ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में इसकी हल्की झलक मिलती है। ट्रैफिक पुलिस में गत दिनों राजधानी के 0 माइल धनोकी मोड़ और बिस्कोमान गोलंबर के निकट कुछ देर के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाए जा रहे 6 दर्जन ऑटो और ई रिक्शा पकड़े गए। राज्य के आकार और वाहनों की संख्या को देखें और अनुमान लगाएं कि कितने लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे होंगे। सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण खराब ड्राइविंग भी है। आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटना में 72% मौतें खराब ड्राइविंग के कारण होती हैं, और इनमें अधिक गति ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल का सेवन और मोबाइल से बातचीत करने जैसे मोटे कारण शामिल हैं। मतलब यह है कि अगर सड़क पर उतरे सभी वाहनों के ड्राइवर सही हों तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को बहुत कम किया जा सकता है। लेकिन यह करेगा कौन? सड़क पर कानून का राज रहे, इस पर नज़र रखने वाले लोग ही अंततः अपने दायित्व के निर्वहन में विफल साबित हो रहे हैं। अगर शुरू से सख्ती बरती गई होती तो इतने बड़े पैमाने पर बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर सड़कों पर नजर नहीं आते। कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के किसी अन्य राज्य की राजधानी की तुलना में पटना की सार्वजनिक परिवहन सेवा सबसे अधिक अराजक अव्यवस्था है। और तीनों के बैठने के लिए बने ऑटो में ड्राइवर को जोड़ दें तो कभी कभी 7 लोग भी बैठे नजर आते हैं। यह असामान्य स्थिति है। आश्चर्य का विषय है कि शहर के नागरिक भी इस तरह की यात्रा का भरपूर आनंद लेते हैं। पीछे भले ही खाली ऑटो आ रहा हो, लेकिन चौथी, पांचवी या छठी सवारी बनकर ही यात्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी पर होगी खेती। ये दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और हम जलवायु परिवर्तन के परिणाम भी देख रहे हैं। यह स्पष्ट है कि हम केवल पहले से मौजूद कृषि तरीकों से ही दुनिया की खाद्य मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे। नई विधियों से कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है जो फसल के उत्पादन को बढ़ाती है। शोधकर्ताओं ने मिट्टी रहित खेती के लिए एक विद्युत चालक मिट्टी विकसित की है। मिट्टी के बगैर फसलें उगाने की विधि हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जानी जाती है। हाइड्रोपोनिक्स के साथ बहुत अनियंत्रित तरीके से शहरी वातावरण में भी खाद्यान्न उगा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने अब
तो अब एक विद्युत चालक सब स्टेट मिट्टी की जगह दूसरी सतह विकसित किया है जो हाइड्रोपोनिक खेती के अनुरूप है, और इस सब स्टेट को ई साइल कहते हैं। विद्युत चालक मिट्टी में उगाए गए जौ के पौधे 15 दिनों में 50% अधिक बढ़ गए, और जब उनकी जड़ों को विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया गया। हाइपो हाइड्रोपोनिक खेती का मतलब है कि पौधे मिट्टी के बिना बढ़ते हैं, उन्हें केवल पानी, पोषक तत्वों और जड़ों की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली पानी के पुनर्चक्रण को सक्षम बनाती है ताकि प्रत्येक अंकुर को ठीक वही पोषक तत्व मिलें जिनकी उसे आवश्यकता है। इसलिए कृषि के इस तरीके में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और सभी पोषक तत्व सिस्टम में बने रहते हैं, जो पारंपरिक खेती में संभव नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स के जरिए शहरों में खेती के लिए उपलब्ध सीमित जगह का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, और इस तकनीक से शहरों में की बहुमंजिला इमारतों और टावरों में वर्टिकल खेती की जा सकती है। और इस तरीके से पहले से उगाई जा रही फसलों में सलाद, जड़ी बूटियां, कुछ सब्जियां शामिल हैं। आमतौर पर अनाज को हाइड्रोपोनिक्स विधि से नहीं उगाया जाता है। यह पर अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके जौ के पौधों की खेती की जा सकती है। विद्युत उत्तेजना से उसकी विकास दर बेहतर हो जाती है, और इस तरह कम संसाधनों से तेजी से बढ़ने वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी सेलुलोज से बनती है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बायोपॉलीमर है, और इसे पेडोट नामक विद्युत चालक पॉलीमर के साथ मिलाया जाता है। और लिंकोपिंग के शोधकर्ताओं की मिट्टी का लाभ यह है कि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम है, उच्च वोल्टेज का कोई खतरा नहीं है। हाइड्रोपोनिक खेती से उन क्षेत्रों में मदद मिल सकती है जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बहुत कठोर हैं और कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा कॉलम है ये। आप देखिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हो तो देख लिया करिएगा। ये संकल्प सिद्धि से वैचारिक स्वतंत्रता, ये आप देखिए वर्ष 1942 में हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया था। उसके बाद से इस दिशा में कार्य भी आरंभ हुआ, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने से हम बहुत दूर रह गए। फिर 2014 के बाद से देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप देश राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली, और जिसका सुपरिणाम आज हम कई रूपों में देख भी रहे हैं। अनंत विजय के द्वारा लिखा गया है, देख सकते हैं आर्टिकल। तथ्यों को जानने का जरिया खरी खरी तंज कसा जा रहा है। भारत की दृष्टि से स्वाधीनता का समर, ये किताबें आपको पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हैं आप लोग। सुधा मूर्ति और एन.आर. नारायण मूर्ति की जीवन पर आधारित यह पुस्तक हमें नारी शक्ति का भान कराने के साथ ही यह बताती है कि प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से ऊर्जा की तरह कार्य करता है। आज क्या है, संडे है, तो आप सभी जानते हैं कि रात में 8 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। और संडे को आप देखते हैं कि कम आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं, सब आप देखते हैं कि राजनीति से प्रेरित रहते हैं। पढ़ना हुआ करो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं ये आर्टिकल आप। धन्यवाद।